मैं 7 दिन से कंटिन्यू खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मेरे अंदर थोड़ा सा कैमरा फियर था, थोड़ा सा कैमरा फियर दूर हुआ है, बहुत सारा था, थोड़ा सा दूर हुआ है। और कैमरे के सामने यूजुअली मेरा माइंड ऑफ हो जाता था, अब हल्का हल्का ऑन होने लगा है। तो अब मैं बोल पाता हूँ, अब चीजें मेरे दिमाग में आने लगती है कैमरे के सामने भी। तो अब मैं अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने वाला हूँ आप सबके सामने। मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्मॉल टाउन से हूँ मैं, बिहार का एक छोटे से। मैं प्रॉपर गांव का हूँ बंदा, गांव का देसी बंदा अपना, ठीक। एक्चुअली मैं बचपन में ही सोशल हो गया था। बचपन में कहने का मतलब 8वीं 9 अरे जा रहे तू बचपन में कहने का मतलब 8वीं 9वीं कक्षा में ही मैं सोशल हो गया था, मतलब सोशल मीडिया पे आ गया था। तो मैं एक कॉम्बिनेशन हूँ, जब एक स्मॉल टाउन का बंदा बचपन में ही सोशल हो जाता है तो वो क्या मिक्सर होता है वो मैं हूँ। तो ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, तो तुम्हें पता है कि किसान का बेटा आईएएस सिर्फ फिल्मों में ही बनता है, रियल लाइफ में नहीं। तो इसी वजह से मेरे पापा भी बेरोजगार रह गए थे। झूठ नहीं बोलूंगा, टू बी जेन्युइन, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बोलूंगा जो भी बोलूंगा इस वीडियो में। और मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से मेहनत करके एक छोटी सी जॉब ली थी, तो उसी जॉब पर मेरी पूरी फैमिली चल रही है। तो कहानी शुरू होती है। हाँ, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, तुम आज तक मेरे जितने भी वीडियोस देखे हो या पहली बार देखे हो, जो भी देख रहे हो, तुम जितना भी कुछ मेरे पास देख रहे हो, ये कपड़े, ये चमकीला घर, खाना पीना, रहने को जो भी कुछ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से, मेरी माँ की मेहनत की वजह से। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली। बट हाँ, पैसों की कमी रही है बचपन से ही, बहुत पहले से ही। लेकिन मम्मी ने ना 2 चीजों में कभी कमी नहीं होने दी। पहला तो पढ़ाई लिखाई, दूसरा खाना पीना, एजुकेशन और फूड, ये 2 चीज मम्मी का फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो इस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, शिक्षा में और पढ़ाई लिखाई में और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी कपड़े, मम्मी का कहना था, ठीक है बेटे, हम तुम्हें ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद के दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा खाना पीना। तो इन 2 चीजों में मम्मी ने अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होने दी। बाकी अब कहानी शुरू होती है मेरी तरफ से। आगे की कहानी मेरी है पूरी, सो मैं सुनाता हूँ। तो 10वीं तक तो मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा था, सब कुछ ठीक ही रहा, नॉर्मल स्कूल लाइफ चल रहा था। 10वीं के बाद से जो मेरी जिंदगी पलटी है ना यार, मतलब मैं अभी सुना रहा हूँ, सुनो। तो 10वीं के बाद आया कि अब हम क्या करें। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि चलो आईआईटी का प्रिपरेशन कराते हैं लड़के को। तो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए पटना भेज दिया। पटना जो भेजा यार, सुपर 30, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम कट कर दो यार। सुपर 30 के बारे में तुम सभी कोई जानते हो, बहुत ही फेमस, उस पर तो मूवी भी बनी हुई है। तो उसके लिए अप्लाई किया था, तो मैसेज आया, यू आर सिलेक्टेड। हमें बहुत खुशी हुई, वाओ सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ, अब तो आईआईटी पक्का डायरेक्ट। तो जैसे ही वहां गए, टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, यू आर सिलेक्टेड। वहां शिफ्ट हुए हॉस्टल में। फिर जब कोचिंग गए, कोचिंग का पहला दिन, भाई साहब मेरा माथा उड़ा हुआ था। जो मैंने देखा ना वहां पे, मेरे होश उड़ गई, ये क्या है। मतलब 500 से 600 स्टूडेंट यार। मैंने सोचा 30 बच्चे होंगे ना, 500 से 600। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपनी कहानी बता रहा हूं, अपनी साइड की कहानी, ठीक। तो मेरे तो होश उड़ गए। ऊपर से क्लास कैसा, मतलब ऐसा लग रहा था नहीं 500-600 बच्चे, मेरा ठहरा बैक बेंचर। तो जब मैं बैक बेंच पे बैठा हुआ, जब सारे स्टूडेंट आए, क्लास स्टार्ट हुई, मैं देख रहा हूं मेरे आगे 500 बच्चे बैठे हुए हैं यार। कभी सत्संग गए वो, कितनी भीड़ होती, बस वो वाली हालत हो गई थी मेरी। नीचे सिर्फ पिलर्स लगा हुआ था, ऊपर पूरा टीन का चदरा, पूरा लंबा। और क्लास तो मतलब जहां पे बोर्ड था, बोर्ड पे तो लग रहा था मुझे दूरबीन से ऐसे करके देखना पड़ेगा, इतनी दूर बोर्ड। मैं बैक सबसे लास्ट में बैठा हुआ था। और जो बंदे सबसे लास्ट में बैठते हैं वो बेंच पे नहीं बैठते हैं, जहां तुम किताबें रखते हो ना डेस्क पे, वहां बैठना पड़ता है, तब जाके दिखेगी यार। 500 बच्चे हैं मेरे सामने, तुम समझ रहे हो कैसे दिखेगा बोर्ड। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, गर्मी का टाइम था, इतनी भयंकर गर्मी। और सबसे लास्ट में मैं बैठा हुआ था। 2 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे धूप में, ऐसे कॉलर खड़ा करके तब मुझे धूप से बचना पड़ता था। पीछे सर पूरा गर्म हो जाता था मेरा। तुम समझ रहे हो यार, पंखे में बैठने वाला मैं बैक बेंचर था अपने स्कूल टाइम में, उससे ज्यादा मैं पंखा बेंचर था। मतलब जहां पंखा लगेगा वहीं मैं बैठूंगा, पंखे में बैठने वाला पढ़ने वाला स्टूडेंट था यार। अचानक से टीना चदरा के बीच नीचे बैठा दिया, इतनी गर्मी,
मेरी हालत खराब हो गई। एक सप्ते में मुझे 3 बोतल पानी चढ़ा था। मैं झूठ बोलूंगा, जूते फेंक के मारना यार अगर मैं झूठ बोलूंगा। 3 बोतल पानी, 3 बोतल सलाइन चढ़ा था, मेरी वो हालत हो गई थी। और 11 तो मेरा पूरा चौपट हो गया। मैं 50-60 के बीच पढ़ने वाला स्टूडेंट, अचानक मेरे सामने 500 स्टूडेंट आ गए। मैं कैसे हैंडल करूं? मैं नहीं हैंडल कर पाया वो चीजें, तो सिलेबस में मैं पिछड़ गया। ठीक है, पटना पूरा हो गया, पटना का जर्नी किसी किसी तरह बहुत सारी चीजें हुई, उसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद फिर 1 साल और बचा, 11 तो चला गया, 12th बचा, 1 साल और बचा। तो सबने मिलकर डिसाइड किया चलो कोटा भेज देते हैं। तो मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोटा भेजा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को कोटा कैसे भेजती है? 2 चीज है, या तो जो जमीन वमीन है संपत्ति बेच कर, या फिर दूसरा लोन लेके, कर्ज वर्ज लेके। तो मेरे केस में दोनों चीज अप्लाई हो गया। तो इस तरह कोटा में भी 1 साल पूरा हुआ। कोटा में ना मैंने 1 साल रहा ना यार, तो 1 साल में ना, पूरे 1 साल में सिर्फ फॉर्म में ही रहा था। जो इस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा, वहां बीप कर दूंगा, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जस्ट तुम समझ लो यार। तो पूरे साल में इंस्टीट्यूट के ड्रेस में ही रहा, घर से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से घर, घर से क्लास, क्लास से घर, बस इतनी ही मेरी पूरे 1 साल तक की जर्नी थी। मैं पूरा कोटा घूमा भी नहीं, कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज तक मैं कोटा घूमा भी नहीं। बस क्लास से घर, घर से क्लास, इतनी सी मेरी होती थी जर्नी। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें होती है। आईआईटी की प्रिपरेशन, पटना भी, कोटा भी, हर जगह घूम लिया, आईआईटी फाइनली नहीं निकली। तो तुम समझ रहे हो कितना डिमोटिवेशन हुआ होगा मुझे और मेरे फैमिली वाले को भी। अब जो है 2019 में मैं कोटा छोड़ के वापस घर आ गया। आईआईटी का सारा रिजल्ट आ गया, किसी में नहीं निकला। और मेरे बोर्ड के भी एग्जाम्स हुए। अभी बोर्ड के एग्जाम्स को थोड़ा दूर करते हैं, अभी थोड़ा पीछे बात करते हैं। घर पे आ गया, सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है रिश्तेदार के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए। उनका जीवन का लक्ष्य होता है कहीं ऐसा कोई सीन मिल जाए ना, उसमें तो उनको मतलब तुम समझ रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सारे रिश्तेदार के लिए। अब मौका मिला। रिजल्ट बता बेटा, रिजल्ट बता। रिजल्ट आया, कुछ नहीं। अब जो शुरू ही नहीं यार घर में तांडव, तुम समझ सकते हो यार, तुम समझ सकते हो, हाँ तुम समझ सकते हो। उसके बाद फिर 2019 में मैं घर पे आया, रिजल्ट भी आया, यू आर नॉट सिलेक्टेड, नहीं निकला आईआईटी मेरा। अब आई बारी बोर्ड की। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। एक चीज है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पढ़ाई में ना कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने मुझसे जितना हो पाया ना, मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं जितना कर सकता था, रात भर जग के नाइट स्टडी करता था यार, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करता था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करता था ना, जिस हॉस्टल में रहता था वहां के अच्छे स्टूडेंट को अच्छा खासा टाइम लग जाता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसको मैं थोड़ा कम समय में कर लेता था। मतलब मैं इस टाइप का स्टूडेंट था, देखो टू बी ऑनेस्ट, ओके। हाँ, मतलब मैं अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो बोर्ड का टाइम आया, मैंने बोर्ड दिया, 12th बोर्ड सीबीएसई से, और उसका रिजल्ट जानते हो क्या आया? कितना परसेंट? तुम क्या मतलब 1 सेकंड तुम गेस करो कितना आया होगा मुझे। इतना अच्छा खासा स्टूडेंट रहा होगा, चलो ठीक है आईआईटी निकला, तो कितना परसेंटेज मुझे आया होगा 12th के सीबीएसई बोर्ड में? 60%, 60, 6 पर 0, हाँ 60%। अब तुम बताओ, जिस बंदे पे इतना खर्चा किया गया, जबकि उसके मम्मी पापा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पटना भेजा, कोटा भेजा, और फाइनली क्या रिजल्ट निकला? आईआईटी नहीं, अरे ठीक है एनआईटी भी नहीं, अरे भाई बोर्ड तक ढंग से नहीं निकल पाया यार, फेल होते होते बचा रहा। तो क्या कितनी बुरी कंडीशन, हाय रे मेरी किस्मत। भाई साहब, जो बंदा, मैं कंपैरिजन नहीं करता ना, जो बंदा मुझसे, मतलब तुम समझ तो, एक बात है ना कि थोड़ा मुझसे डाउन था पढ़ने में, मतलब कमजोर था, उसके भाई साहब 80-85%, मेरे 60% यार 12th के सीबीएसई बोर्ड में। मतलब तुम प्लीज जज मत करना, गलत मत समझना, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बस तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग यार। उसके बाद यार मतलब इतना बुरा मुझे खुद में कैसा फील हुआ होगा, तुम समझ रहे हो ना। एक बार फैमिली ने इतना खर्चा किया, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पटना कोटा जितना हो सके अपना अथक प्रयास किया माँ बाप ने, और फिर भी बच्चे ने क्या रिजल्ट लाया? ना आईआईटी ना एनआईटी, और 12th में 60%। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी यार, ऐसी हालत हो गई थी, मैं क्या बताऊं। चलो ठीक है, 2017 में पटना गया, 2018 में कोटा गया, 2019 में वापस घर आया, 2019 में बोर्ड का एग्जाम दिया और 60%। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं फिर से एक बार बोर्ड दूंगा।
ना, यहाँ मैं हार नहीं माना। मैंने देखो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कहा मैं फिर से बोर्ड दूंगा। 2020 में मैंने फिर से 12th का बोर्ड दिया, और जैसे ही 12th का बोर्ड दिया, इस बार मेरे 75% आए। मैं NIT के लिए क्वालिफाइड था, मतलब IIT के लिए क्वालिफाइड था। 75% 12th CBSE बोर्ड में क्वालिफिकेशन था, मतलब मैं एलिजिबल हूं अब IIT के एग्जाम देने के लिए। लेकिन क्या फायदा, मैं फिर से तैयारी नहीं कर सकता हूँ यार ना, कोई फायदा नहीं था उस मार्क्स का। 2019 फिर 2020 में कोरोना काल आ गया, फिर 2 साल में घर में बैठा हूं यार। 2 साल घर में बैठ के सड़ता रहा। परिवार, लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी, रिश्तेदार, तुम समझ लो कितना कुछ मैंने माइंड में झेला होगा। तुम समझ सकते हो यार, तुम समझ सकते हो। उसके बाद मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना कि यार मेरे रिश्तेदार को मुझ पे दया आ गया था कि यार बंदा किस कंडीशन में, छोड़ो यार क्या इसे अब ताना मारे, क्या कुछ बोले। वैसे इतना बुरा कंडीशन में कुछ बोलेंगे छत पर से जाके कूद वूद जाएगा, कुछ करवर लेगा। मतलब रिश्तेदार तक को माया आ गया मेरी हालत पे। 2020 में तो मैंने कुछ ऐसा और कांड किया ना यार, मैं उसे बता नहीं सकता। अगर मैं बता दिया ना तो तुम्हें वहां पर मुझे जूता फेंक के मारने का मन करेगा अगर ऐसा कांड किया है मैंने। तुम खुद सोचोगे यार गजब चूतिया लड़का है यार, मतलब ऐसा कुछ किया मैं नहीं बता सकता हूँ, तुम समझ जाओ। नमूना हो यार मैं, मतलब मुझे खुद में मैं कितना टूटा हूं, कितना बुरा फील हुआ होगा। खैर ये तो मेरी रही एकेडमिक एजुकेशनल लाइफ। अब मैं आता हूँ थोड़ा सोशल लाइफ पे। सोशल मीडिया पे मैं 8वीं 9वीं कक्षा में ही आ गया था, 6ठी कक्षा में। मतलब मैं 5 रुपए में साइबर कैफे में 1 घंटा इंटरनेट चलता था। मैं 6ठी कक्षा में साइबर कैफे का मुझे आदत लगा था। 5 रुपए घर से लेता था और जाता था साइबर कैफे। ऐसे दोस्त मिल गए थे मुझे। तो 8वीं कक्षा में मुझे मेरा पहला टैबलेट मिला। सोशल मीडिया खराब हो गया, सोशल मीडिया से जुड़ा वो टैबलेट खराब हो गया। फिर 9वीं में, फिर 10वीं के लास्ट में जो है मैंने एक फोन लिया। बहुत जिद करने पर मुझे एक फोन मिला, इंटेक्स क्लाउड ट्रेड 4000 का फोन था, 4999 रुपए का। 2G ही चलता था उसमें, 3G की औकात नहीं थी उस टाइम मेरी, जियो आया नहीं था। 2017 की बात करता हूँ मैं। पहला वीडियो मैंने अपना अपलोड किया था यूट्यूब पे, उस मेन वाले चैनल पे, देख लो। 19 फरवरी 2017 को फर्स्ट टाइम में सोशल मीडिया पे इंटर किया था। उसकी भी अलग कहानी है। और यार सोचो मैं उस टाइम सोशल मीडिया बूम पे था, ठीक, बहुत सारे लोग चमक रहे थे उस टाइम। मैं देख रहा था यार 17 साल का बंदा मचा रहा है पूरी दुनिया में, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास क्या टैलेंट है, मैं क्या सोशल मीडिया पे शो कर सकता हूँ। तो बहुत इधर उधर छानबीन रिसर्च करने के बाद मुझे डिस्कवरी पे एक वीडियो देखी थी, साल्ट आइस एक्सपेरिमेंट वाली, तो वो मैंने कर दी। और वो वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड की ना, कॉपीराइट क्लेम, एज रिस्ट्रिक्टेड 18+, कॉपीराइट स्ट्राइक, वीडियो रिमूव, मतलब यूट्यूब में जितनी चीजें हो सकती थी ना सब मार दी इस वीडियो पे। मतलब ऐसा लगा कि मैं जैसे एक कदम मैं किसी के घर में घुसा और घर के मालिक मुझे लग जुत्ते मार के भगा दिया बार के। लेकिन मैं हार नहीं माना। ठीक है, यूट्यूब ने मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत सारा चीज जानने सीखने के बाद मैंने डिस्प्यूट किया, तो चलो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया, वीडियो वापस आ गई मेरी। लेकिन कॉपीराइट क्लेम नहीं गया और वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड है। आज भी तुम जाओगे वो वीडियो देखोगे तो 18+, पता नहीं क्या है उस वीडियो में। खैर जो भी, वो मेरा पहला ट्राई था। इस तरह बंदे ने किस तरह, मतलब सोशल मीडिया पे भी मैं कितना टूट गया। फर्स्ट वीडियो डाला और ये चीज, भाई मैं अगला ट्राई कैसे कर सकता था इतने डिमोटिवेशन के बाद। फिर भी मैंने कोशिश की, नहीं रुकना नहीं है, दूसरा नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट ट्राई क्या करें। उस टाइम मैं 10th बोर्ड पास करके बैठा हुआ था घर पे, 10th बोर्ड पास करने के बाद थोड़ा सा एक गैप होता है, तो वहां मैं बैठा हुआ था उस गैप में। तो सोचा कि क्यों ना यार वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, कैसे 10th बोर्ड मैंने पास किया। मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो सोचा कि शायद किसी के काम आ जाएगा, भले ही किसी के काम ना आए, लेकिन इस 125 करोड़ की आबादी में कोई एक तो बंदा होगा ना यार जिसको वो वीडियो, जिसकी हेल्प होगी इस वीडियो से, ठीक। तो मैंने उस एक बंदे के लिए वो वीडियो बना दिया, ये सोच के कि चलो ठीक है, जितनी भी गालियां आएंगी उस एक बंदे के लिए, किसी की तो हेल्प होगी, इसलिए मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा। आज भी उस वीडियो पे बहुत सारी गालियां आती है, हालांकि आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन तुम समझो यार। तो इस तरह मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालता गया। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं हमेशा वीडियो डालता था। और आज
पूरे मेरे ऑलमोस्ट 4 साल पूरे हो चुके हैं और मेरे सारे 300 सब्सक्राइबर्स हैं। समझ रहे हो भाई? मैं देखता हूँ यार, इतनी इतनी पिद्दी पिद्दी सा लड़का बच्चा सड़क पे घूमता है भाई, मिलियन फॉलोअर्स से लेके 1000 लाख फॉलोअर्स से लेके, और मेरे भाई साहब 350 फॉलोअर्स है यार। मैं क्या ही बोलूं अब, छोड़ो यार इस बात को, हटाओ। तो ये तो रही मेरी YouTube की जर्नी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब मैं 2019 में कोटा छोड़ के घर पे आया था, उस टाइम मैं खाली टाइम पे था, मैंने बोर्ड वोर्ड सारे दे रखे थे। तो उस टाइम मैंने एक स्टडी चैनल बनाया था, तो उस पर भी मैंने ऑलमोस्ट 4 वीडियोज अपलोड किए थे। स्टडी चैनल मैंने बनाया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं 12th बोर्ड का क्रैश कोर्स करवाऊंगा। मैंने उसमें भी ट्राई किया, तो सोचा अगर शायद चल जाए तो कुछ इनकम आएगा, कुछ मैं कर पाऊँ शायद बेटर। लेकिन वो चैनल भी नहीं चल पाया, क्योंकि ऑलमोस्ट उस पर 4 वीडियोज अपलोड किए, तो वो 4 वीडियो को बनाने मुझे पूरा 1 महीना लगा। तो समझ रहे हो एक वीडियो पे कितनी मेहनत लगती। अगर तुम वो वीडियो देख लो ना, तब तुम्हें समझ में आएगी कि कितनी मेहनत लगती उस वीडियो पे। चलो ठीक है, मेहनत की बात हटा दो, मैं घर पे था और किस कंडीशन में था तुम समझ सकते हो ना यार। तो वो चैनल भी नहीं चल पाया उस टाइम। अब बीच में आया था टिकटॉक। हाँ, तो देखो ये वो नशा है जिसे हर किसी ने एक न एक बार जरूर चखा। तो मैंने भी चखा था, तो ट्राई किया। तो मेरा भाई टिकटॉक से भी सोचा कुछ कर दूं। तो मैंने देखो, मैं ये नहीं, टिकटॉक पे मैंने मेहनत करी, और मैं ये नहीं बोलता हूं कि टिकटॉक पे वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, नहीं। लेकिन मैं कंसिस्टेंटली 6 महीने तक कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा, एक दिन भी छोड़ा नहीं। ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा वीडियोस मैंने बना दिए, जिसमें से कि सिर्फ 3 वीडियो वायरल हुई थी, मिलियंस पे फॉलोअर्स व्यूज गए थे, जिसकी वजह से मेरे 60,000 फॉलोअर्स हुए थे सिर्फ उस 3 वीडियो की वजह से। और 6 महीने वर्क करने के बाद मेरे 60,000 फॉलोअर्स पूरे हुए। तुम समझ रहे हो, मेहनत वीडियो बनाने में नहीं लगती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहने में थोड़ी सी तो मेहनत लगती है यार। तो मैं उसी मेहनत की बात कर रहा हूँ, ठीक ना? समझ रहे हो ना? कंसिस्टेंट रहने में मेहनत लगती है, तो मैं उसी मेहनत की बात कर रहा हूँ। 6 महीने तक कंटिन्यू मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ वीडियो डाला। मैं नॉर्मल लिपसिन, स्लो मोशन यही सब करता था। मेरे पास यही एंड्रॉइड का फोन था, तो मैं इसी से करता था। तो ठीक है, मेरे 60,000 फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे जब मेरे 60,000 फॉलोअर्स हुए, तुम किसी का भी नाम सर्च कर लेते नहीं यार, मिलियन फॉलोअर्स। उस टाइम पे टिकटॉक इतना बूम हो चुका था कि मिलियन फॉलोअर्स बहुत आम बात है। तो 60,000 फॉलोअर्स की क्या औकात है यार। लेकिन फिर भी मुझे मेरे लाइफ का, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरी वीडियोस वायरल ही नहीं होती थी। क्योंकि देखो, टिकटॉक पे वायरल होने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहला तो टैलेंट, दूसरा आईफोन, या फिर तीसरा अच्छी शक्ल। और इन तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की, मेरे 60,000 फॉलोअर्स हुए। तू जा यार, तू जा प्लीज जा। हाँ, तो बहुत मुश्किल से मेहनत करने के बाद मेरे 60,000 फॉलोअर्स पूरे हुए। फाइनली मेरे लाइफ का पहला स्पॉन्सरशिप आया। एक एनर्जी ड्रिंक का था। उन्होंने बोला आप एक सैंपल वीडियो भेजो, आप किस तरह हमारे ब्रांड को प्रमोट करोगे। मैंने भेजा, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उन्हें पसंद आया। तो फाइनली मैं एक ब्रांड के लिए सिलेक्टेड हो गया। और उसी टाइम पे एट दी मोमेंट टिकटॉक बैन। तुम्हें पता है टिकटॉक क्यों बैन हुआ? क्योंकि मुझे मेरा पहला स्पॉन्सरशिप मिल रहा था, इसीलिए टिकटॉक बैन हुआ यार। हाय रे मेरी किस्मत। सोचो यार, मैं कितना टूट गया हूं अंदर से। सोशल पे मतलब मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं और स्टिल मुझे अभी तक मेरी रिकॉग्निशन नहीं मिली। जब मैं 17 साल का था, मैं सोचता था यार, मैंने देखा 17 साल के बंदे आके मचा के चले गए। जब मैं 18 साल का हुआ, 18 साल के बंदे आए मचा के चले गए। 19 साल का, 19 साल के बंदे आए, हजारों बंदे मचा के चले गए। मैं 20 साल का, 20 साल के बंदे आए मचा के चले गए। और मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मेरे 350 फॉलोअर्स मेन वाले यूट्यूब चैनल पे, और 350 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। इस 350 से मेरा क्या रिलेशन है यार? और इस वाले यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट मैं 17 वीडियो से ज्यादा अपलोड कर चुका हूं और 0 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अभी जो है, मैंने बहुत स्ट्रगल करी है यार सोशल मीडिया पे। 4 साल से मुझसे जितना बन पाया ना यार, एक स्मॉल टाउन का बंदा, जितनी उसकी सोच थी, जितना उसके पास इक्विपमेंट था, टूल्स थे, उन सब का पूरा अपना मैंने बेस्ट यूज किया यार। और जितना मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन अभी तक मुझे थोड़ी सी भी रिकॉग्निशन नहीं मिली सोशल मीडिया पे। रिकॉग्निशन कहने का मतलब तुम समझ रहे हो ना यार, किसी के नजर में आना, जनता की नजर में आना, नहीं मिली। मेरे 350 फॉलोअर्स, कम से कम
10,000 भी तो होते, 1 लाख भी तो होते, कुछ स्पॉन्सरशिप आते तो मैं फाइनेंशियली थोड़ा फ्रीडम महसूस कर पाता। मेरा ड्रीम है यार कि अब मैं वो दिन कब आएगा, जो वो दिन, उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपने मम्मी पापा को फोन करूंगा और सामने जाऊंगा, उनको बोलूंगा मम्मी पापा अब बस हो गया, अब आप रेस्ट करो, आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए अब मैं तैयार हूँ, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं उस दिन का बस वेट कर रहा हूँ यार। खैर बहुत आगे चले गए, हम थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। टिकटॉक पे भी ऐसा हो गया सोशल, मतलब टिकटॉक पे तो बीच में एक ऐसा सीन आ गया था ना यार, ऐसा मोमेंट, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मैं यार टिकटॉक जिस चीज के लिए बदनाम है ना, मैं वो भी करने को तैयार था। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं साड़ी पहन के भी नाचने को, मैं साड़ी पहन के भी नाचने को तैयार हूं, बस मुझे व्यूज दे दो यार, बस मुझे व्यूज दे दो। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, ना मैं एकेडमिक कुछ कर पाया, ना मैं सोशल कुछ कर पाया। तुम समझ रहे हो मैं कितना खुद में डाउन फील कर रहा हूँ। फाइनली मैंने सोचा यार अब क्या करें, यूट्यूब भी गया, टिकटॉक भी गया, एजुकेशन भी गई, पैसा बर्बाद। बेंच मेरे माँ बाप पे क्या बीती होगी तुम खुद समझो नहीं यार, मुझे खुद में कितना बुरा फील होता होगा। लेकिन एक चीज है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया, बेटा जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आए ना, रोना नहीं, बस मैं रोऊंगा नहीं। मुझे मेरी माँ ने लड़ना सिखाया और मैं लड़ूंगा। हाँ, और तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा अगेंस्ट है फिल्मी दुनिया में जाने के लिए। ये मैं फिर से आगे चला गया, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, मैं बार बार आगे चला जाता हूँ, ठीक। हाँ, तो अब बात आई कि अब मैं करूंगा क्या, IIT भी नहीं हुआ। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जनरली एक मिडिल क्लास फैमिली की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा एक कोई सरकारी जॉब ले ले, सरकारी नौकरी ले ले, गवर्नमेंट जॉब, और सेटल हो जाए। तो मेरे भी फैमिली की मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं कोई सरकारी जॉब ले लूं अच्छी खासी और सेटल हो जाऊं, उसके बाद फिर खुश रहो, ठीक। लेकिन मैं ऊपर से मम्मी पापा को बोल देता हूँ यार, मतलब दिखावा के लिए कि अरे सरकारी नौकरी, क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, 9 to 5 की जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। बाहर से तो दिखावा के लिए मैं ये बोल देता हूँ 9 to 5 का जॉब मुझसे नहीं होगा, लेकिन अंदर से तो मुझे भी पता है कि सरकारी जॉब हलवा नहीं लेना, फटके हाथ में आ जाती है यार। किसी के जेब में नहीं रखा है, गए निकाल के रख लिए सरकारी जॉब। भाई अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आसान लगता है आज के टाइम पे सरकारी जॉब लेना? कितने कंपटीशन है देखो। 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, स्कूल टाइम की। एक बार कलर के लिए जॉब निकला होगा, वैकेंसी निकला था कलर के लिए, कोई चपरासी के लिए, शायद कलर नहीं, कोई चपरासी के लिए। शायद तुम्हारे न्यूज में भी, तुम्हारे माइंड में भी, तुम्हारे अराउंड भी, तुम्हारे पास भी ये न्यूज आई होगी। कुछ साल पहले चपरासी के लिए एक जॉब आई थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी बस आप 10वीं पास होनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा फॉर्म्स आए थे और सारे ग्रेजुएट, बड़ी बड़ी डिग्री लिए, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लिए, वो सब डिग्री होल्डर्स आए थे उस जॉब के अप्लाई के लिए। बताओ उस टाइम की ये बात थी। तो अब तो कंपटीशन क्या ही बताया। और सरकारी जॉब हलवा लगता है तुम्हें लेना, ठीक है। तो अब सोचे यार अब क्या करे लाइफ में। IIT भी नहीं हुआ, NIT भी गया, सरकारी जॉब भी ले नहीं सकता, आसान तो है नहीं। तो भाई मैं क्या करूं? तो मैं ढूंढने लगा अपने अंदर, कोई टैलेंट वैलेंट भी मुझे दिख नहीं रहा था वैसा कुछ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा अपने माइंड पे थोड़ा जोर दिया। तो मैंने देखा खुद में, मुझ में एक चीज बहुत कॉमन थी बचपन से। जब भी मैं कुछ टीवी पे देखता था ना, तो एक बार आईने के सामने आके उसकी नकल जरूर करता था यार। और ये आदत तो मेरी बचपन से ही है। तो मैंने फिर खुद में सोचा कि नहीं यार, मुझे ट्राई करना चाहिए एक्टिंग के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक्टर ही बनूंगा, मुझे एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। और पहली बात तो ये मेरा पैशन भी है, दूसरी बात मेरी मजबूरी भी है। कोई बात नहीं, हम ये ट्राई करेंगे। तो बहुत सारा मतलब सोचा कि कैसे करे, क्या करे। मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वहां से तो नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है मुझे दिल्ली या मुंबई आना पड़ता। मुंबई मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो बहुत महंगा है। लेकिन फाइनली किसी तरह दिल्ली के लिए तैयार किया, तो अब दिल्ली में मैं आ गया। लेकिन क्या बोलना था यार। हाँ, तो उन्हें तैयार करवा दिया दिल्ली के लिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये बात पता नहीं है कि मैं
एक्टिंग पूरा फुल ऑन फोकस एक्टर बनने के लिए दिल्ली आया। मैंने बहाना बनाया ग्रेजुएशन का, तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। और यार और हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा थोड़ा सा। हाँ देखो, एक्टर, अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो अगर तुम्हें प्यार है तो ही एक्टर बनो। अगर तुम नेम फेम पैसा के लिए ये इस फील्ड में आना चाहते हो तो मत आओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा तो मैं इस चीज के लिए भी आया इस फील्ड में, थोड़ा सा नेम फेम पैसा। लेकिन एक सेकंड, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आया मैं, लेकिन अब मुझे मेरी किस्मत पे इतना सब कुछ जो हुआ है, मुझे मेरी किस्मत पे पूरा यकीन है यार। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, एक्टिंग फील्ड हो, कुछ भी हो, पूरी दुनिया को फेम मिल जाएगा यार। पूरी दुनिया को फेम मिल जाएगा। तुरंत इस दुनिया में पैदा लेने वाले तैमूर से लेकर पंचर बनाने वाले तक को फेम मिल जाएगा। लेकिन मुझे मजाले मिल जाए यार। मुझे पूरा यकीन अपनी किस्मत में मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन खैर जो भी हो मुझे ट्राई करना है। मेरी मेहनत है यार, मुझे मेहनत करनी है इस फील्ड में। अब मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा है यार, और दूसरा मुझे इस फील्ड से प्यार भी है, तो बस मैं यही करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी बातें शायद छूट गई होंगी, पास से लेकर प्रेजेंट तक बहुत कुछ हुआ है यार, और मैं बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। और हाँ, इतना सब कुछ सब समझ गए होगे मेरे बारे में। मुझे यार ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी, एकदम वो वाली मेहनत, तुम समझ रहे हो। हाँ, अब बात करते हैं मेरी लव लाइफ पे। तो भाई तुम्हें पता ही है, मेरी लव लाइफ नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी लव लाइफ है यार, मेरी लव लाइफ है। नॉर्मल कैसे होगी? देखो एक बात बता दूं, हो सकता है किसी बंदे की गर्लफ्रेंड उसके साथ लॉयल ना हो। अगर किसी के बंदे के साथ बहुत बुरा हो सकता है, तो हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड लॉयल ना हो। मान लो उसकी किस्मत बहुत खराब हुई, बहुत खराब, एक्सट्रीम वाली, तो उसकी बंदे उसके साथ, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाएगी। अगर किसी बंदे का किस्मत बहुत खराब हुआ तो। मेरी वाली लेजेंड, प्रो लेजेंड, एक्स्ट्रा लेजेंड यार, डायरेक्ट शादी कर दी, डायरेक्ट शादी। मतलब समझ रहे हो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुम ये होप रख भी सकते हो कि शायद वो दोबारा आ जाए, 2% चांस है। मेरे में तो साला वो भी नहीं। ऐसा लगता है मेरी वाली बंदी डायरेक्ट मुझे कहते भाग दूसरी, दोबारा सोचना भी नहीं मेरी जिंदगी में वापस आने का। मैं तो होप भी नहीं रख सकता यार, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है वापस आने का। मेरी लव लाइफ है यार। हाय रे मेरी किस्मत। अब कुछ बोलने को रह गया? नहीं भाई, तुम करो जज यार, तुम जज करो, फुल जज करो मुझे, तुम्हें पूरा हक है जज करने का। रोऊंगा नहीं ना, नहीं रोऊंगा नहीं। सो अब दिल्ली आया हूं तो सोच रहा हूँ मॉडलिंग के लिए ट्राई किया, हर चीज के लिए ट्राई किया, हर जगह यार पैसे मांगते हैं। मेरे पास अभी फुट्टी कौड़ी नहीं है देने को यार, मैं किडनी बेच के ले लो। हाँ तो हो सकता है। तो यहाँ आके आप करें क्या? मैंने कुछ सोचा, देखा रियलिटी शो, राउडीज हो गया, ये सब हो गया, बिग बॉस भाई, वो सब रोडीज के लिए ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, मैं अगर अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ, इस कंडीशन में अगर मैं रोडीज में गया तो मैं सिर्फ चूतिया बनूंगा और कुछ नहीं। मेरे पास क्या टैलेंट है यार, कोई भी टैलेंट नहीं है अभी। सो हम यहाँ आए हैं तो मेरे पास एक मौका है, मैं मेहनत करूंगा, मेरे अपने अंदर टैलेंट ढूंढूंगा, मैं अपने अंदर टैलेंट ढूंढूंगा। मेरे पास क्या है नहीं है तो मैं बिल्डअप करूंगा यार। सो मैं पूरी मेहनत करूंगा। और 7 दिन चैलेंज मैंने पूरा किया फाइनली। मैंने 7 दिन तक खुद को रिकॉर्ड किया और 7 दिन कंटिन्यू, 7 दिन मैंने वीडियो अपलोड की। तो इस बात की मुझे खुशी है। तो तुम लोगों ने मेरी कहानी सुन ली। अब मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूँ यार। अब मेरी लाइफ यहाँ से मैं फिर से अब ट्राई करूंगा। मैं यूट्यूब छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं हर चीज ट्राई करता रहूंगा। कभी न कभी, एक ना एक दिन मुझे मेरी रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी यार, मुझे यकीन है। मैं इतनी मेहनत करूंगा। देखते हैं 2021 में कुछ उखाड़ पाते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी देखो ऐसा है, मैं गाली नहीं देता यूजुअली, लेकिन देखो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार। अब बहुत संस्कारी बनने का दिखावा कर लिया, अब मुझसे नहीं हो पा गया यार। अब मैं और संस्कारी नहीं बनने का दिखावा कर सकता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं रियल हूँ यार, मैं रियल में ऐसा ही हूँ। तो यार मैं पूरी मेहनत करूंगा। एक ट्राई और देते हैं यार जिंदगी को,
दिल्ली आए, मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा। तो मेरी तरफ से मैं लास्ट टाइम बेस्ट देने वाला हूँ यार। एक कोशिश तो बनती है और मैं पूरा बेस्ट देने वाला हूँ, अपना दिल से देने वाला हूँ यार। तो आज 31 दिसंबर है, फाइनली ये साल भी खत्म होने को है, 2021 आने वाला है। कल से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा और कल सोच रहा हूँ मैं कोई एक डांस वीडियो अपलोड करूँ वो उस वाले चैनल पे। तो यार अगर ये वीडियो वायरल होती है, तुम देखते हो यार, प्लीज़ भाई की इज्जत बचा लो यार। थोड़े तो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे, कि मुझे खुद में थोड़ा मोटिवेशन फील हो कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं सिंगल ही हूँ और मेरी कंडीशन देख के तुम्हें लगता है कि मुझे भाव भी देने वाली है, नहीं। तो अभी मैं कुछ सालों तक सिंगल ही रहने वाला हूँ। स्ट्रगलर से कोई बात प्यार नहीं करता, सक्सेसफुल हो जाने के बाद प्यार करता है, और ये एक कड़वा सच है इस दुनिया का। तो अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं स्ट्रगल करूँगा। स्ट्रगल करना कोई खराब बात नहीं है, जितना मैं स्ट्रगल करूँगा उतना मजबूत होऊंगा। हाँ, तो एट द एंड लास्ट में मैं यही कह, ओके, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। यार एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं जो इतना बोल पा रहा हूँ ना, जो भी मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, जो इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, या मेरे इतने सारे सपने मैं देख पा रहा हूँ, वो सब मेरी माँ की वजह से हुआ है यार। क्योंकि देखो, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, अगर मम्मी नहीं होती ना तो आज शायद मैं कहीं पंक्चर बना रहा होता यार, किसी दुकान पे। नहीं, सच में मैं वैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। थैंक्स टू माई मॉम, थैंक्स टू माई मदर, मम्मी की वजह से मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ यार, इतने सपने देख पा रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, बंदा कोई भी अगर सपने देख पाता है ना कहीं उसके मम्मी पापा का भी हाथ होता है उस पर, तभी उसकी सोच ऊंची हो पाती है, वो वहां तक सोच पाता है। जब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि IAS वाईएस जैसा कुछ होता भी है, तुम सोचोगे कहाँ से IAS का। बस वही चीज है ना यार, तुम्हें इतने सपने देख पा रहा हूँ, मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, इतना कुछ सोच पा रहा हूँ, ओनली ड्यू टू माई मदर यार, ओनली ड्यू टू माई मॉम।